Hello everybody, this is Mahendra Sahu and once welcome to MS Classes। जैसा कि हम मिडाइवल इंडिया या मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में जितने भी इम्पॉर्टेंट बैटल्स हैं जो कि मिडाइवल इंडिया में लड़े गए हैं, मध्यकालीन भारत में हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। सारे ही क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमने एक एक अलग अलग जो बैटल्स हैं उनके बारे में डीपली डिस्कस किया हुआ है। पहली बात, यदि आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। इसके साथ साथ आज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं उनके बारे में, जिसमें आज हम जैसा कि आप देख सकते हैं सिंपल डिस्कस करेंगे राष्ट्रकूट डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी एंड ऑल्सो महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी ने जो भारत पे आक्रमण किए थे मध्यकालीन भारत की शुरुआत में, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। इसके बाद जैसे ही हमारी सीरीज़ कंटिन्यू आगे चलेगी, उस सीरीज़ में हम इन सारी डायनेस्टीज़ को डिस्कस करने के बाद दिल्ली डायनेस्टी या दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कस करेंगे। दिल्ली सल्तनत के बाद ऑब्वियसली हम मुग़ल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मुग़ल्स के बाद हम जो डेक्कन सल्तनत है उसके बारे में या विजयनगर साम्राज्य के बारे में, सारे इम्पॉर्टेंट मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण डायनेस्टीज़ हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं लाइक एनटीपीसी या ग्रुप डी या जो भी एमपी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं, उनमें मध्यकालीन भारत से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन के फॉर्म में इन्हें डिस्कस करने वाले हैं और उससे संबंधित जितनी भी डिटेल्स होंगी साथ ही साथ उन्हें हम डिस्कस करेंगे। ओके, बट यदि अभी तक आपने वीडियो पुराने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ओके, सो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो मिडाइवल इंडिया के स्टार्टिंग में पूछा जाता है वो आपका हमने शामिल किया हुआ है फर्स्ट नंबर पे। और ये क्वेश्चन क्या है, त्रिपक्षीय युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था, या ट्रिपार्टाइट बैटल या ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल भी इसे बोला जाता है कि त्रिपक्षीय जो युद्ध था, ऑब्वियसली 3 पार्टीज इसमें शामिल थी, तो यह त्रिपक्षीय युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या ऑप्शन दे दिया जाता है कि कौन इन 3 पक्षीय युद्ध में शामिल नहीं था, तो 3 पार्टीज इसमें शामिल होती है, एक नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है आंसर इसका क्या है, राष्ट्रकूट, पाल एंड गुर्जर प्रतिहार, ये 3 डायनेस्टीज जो थी इनके मध्य में त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया था। कौन कौन सी डायनेस्टी यहाँ पे हम देख सकते हैं, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी एंड गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, इनके बीच में यह त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया था। क्या कारण था इस युद्ध होने का, 3 पार्टीज के बीच में यह युद्ध हुआ था, तो क्या कारण था। तो जैसा कि आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, ये है लोकेशन कन्नौज, उस समय के कन्नौज रीजन की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था जियोग्राफिकल दृष्टि से, क्या बोल सकते हैं, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से या ट्रेड व्यापार की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था, क्योंकि ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था ऑब्वियसली आज के यूपी राज्य में। तो इस कन्नौज क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करना ये तीनों डायनेस्टीज चाहती थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस उस समय का, बहुत इम्पॉर्टेंट लोकेशन उस समय की हुआ करती थी कन्नौज। इस पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए अराउंड 8th सेंचुरी में यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यह पॉइंट याद होना चाहिए कि 3 पार्टीज के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था, राष्ट्रकूट, पाल एंड गुर्जर प्रतिहार। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, कन्नौज वाले क्षेत्र पे अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए यह युद्ध लड़ा गया था। बट कन्नौज वाला क्षेत्र इतना इंपॉर्टेंट क्यों था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। बट ऐसा क्या हुआ था कि इस क्षेत्र में अचानक से वैक्यूम क्रिएट हो गया था, कोई बड़ा राजा यहाँ पे नहीं था। तो आपको याद रखना है, हर्षवर्धन का नाम आपने सुना होगा, यहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल राजा था। जैसे ही इसकी मृत्यु होती है इसके बाद यह लंबे समय तक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, मतलब कोई भी पावरफुल राजा इस क्षेत्र में नहीं होता है। तो जिसके कारण मौका पाकर इस कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए इन तीनों के मध्य यह युद्ध होता है। आप लोगों को आई होप यहाँ पे पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से फ्रेंड्स पूछा जाता है
कि किस डायनेस्टी से किस शासक ने इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, पाल का जो शासक था वो था धर्मपाल, गुर्जर प्रतिहार का जो शासक था वो था वत्सराज। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था पहले। उसके बाद किसने इसमें शामिल, कौन इसमें शामिल हुआ था? राष्ट्रकूट शासक जो था ध्रुव फर्स्ट या ध्रुव फर्स्ट, ये भी इस युद्ध में शामिल हो गया था। तो याद रखेंगे कौन कौन से तीन थे, धर्मपाल, वत्सराज एंड ध्रुव फर्स्ट। ये तो पूछा ही जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि इस युद्ध के समय पर ये जो पाल शासक थे, ये जो प्रतिहार शासक थे और जो राष्ट्रकूट शासक थे, उनका नियंत्रण इंडिया के किस भाग में था? तो याद रखेंगे पाल आते थे आपके ईस्टर्न इंडिया में। याद रखेंगे पाल कहाँ पे आते थे? ईस्टर्न इंडिया में। गुर्जर प्रतिहार आपके आते थे वेस्टर्न इंडिया में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इनका रूल हुआ करता था। और यदि बात की जाए डेक्कन की, आगे हम इनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनते हैं तो वहाँ पे आपको मिलने ही वाला है। बट याद रखेंगे राष्ट्रकूट की लोकेशन आती थी आज के डेक्कन रीजन में, मतलब महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये वाले जो क्षेत्र हैं इनकी जो लोकेशन है, ये वाले क्षेत्र में कौन आते थे? राष्ट्रकूट आते थे। तो याद रखेंगे राष्ट्रकूट डेक्कन क्षेत्र में आते थे। पाल की लोकेशन कहाँ पे हुआ करती थी? ईस्टर्न इंडिया या पूर्वी भारत में हुआ करती थी। और हमने डिस्कस किया गुर्जर प्रतिहार कहाँ पे थे, इनका शासन कहाँ पे था? तो वेस्टर्न इंडिया में इनका शासन था। यहाँ से 8 to 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रकूट के बारे में, प्रतिहार के बारे में और पाल के बारे में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी। हमने अभी डिस्कस किया गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में। तो आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है मिडाइवल इंडिया के स्टार्टिंग पॉइंट से, कि जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी थी जो कि इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में थी या इस क्षेत्र में फैली हुई थी, बाद में इन्होंने कन्नौज वाले क्षेत्र को भी अपने कैप्चर में कर लिया था त्रिपार्टाइल स्ट्रगल के समय पे। ठीक है ना? तो ये भी आपको याद रखना है कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी? तो नागभट्ट जो पहले थे, नागभट्ट फर्स्ट जिनको बोला जाता है, या N1 भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। नागभट्ट फर्स्ट ने अराउंड 725 ईस्वी में क्या किया था? यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की स्थापना करी थी। इसके पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इस क्षेत्र पे किसका शासन हुआ करता था? कन्नौज वाला क्षेत्र था, तो हर्षवर्धन का शासन यहाँ पे हुआ करता था। इसके बाद क्या होता है? ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में ये कुछ क्षेत्र अपने कैप्चर में कर लेते हैं और बाद में कन्नौज वाला जो क्षेत्र है वो इनकी कैपिटल बन जाता है। तो याद रखेंगे गुर्जर प्रतिहार की लेटर कैपिटल क्या थी? कन्नौज इनकी कैपिटल थी। क्या हमने डिस्कस किया? गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट इसका संस्थापक था। कैपिटल क्या थी? कन्नौज इनकी कैपिटल बाद में बन गई थी। और ऑब्वियसली ये त्रिपक्षीय युद्ध में शामिल हुए थे और पश्चिम भारत से ये बिलोंग करते थे, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट से ये बिलोंग करते थे। गुर्जर प्रतिहार से रिलेटेड 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे हमारे नेक्स्ट पॉइंट को, कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के किस रूलर को आदि बरहा की उपाधि दी गई थी। गुर्जर प्रतिहार में कई सारे फेमस रूलर्स हुए हैं, बट ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इसे नोट डाउन करके रख सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के किस रूलर को आदि बरहा कहा जाता था। आदि बरहा मतलब इट इज़ द फॉर्म ऑफ गॉड विष्णु, भगवान विष्णु का जो बरहा अवतार है उन्हीं के रूप में इन्हें टाइटल दिया गया था, क्योंकि ये विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, है ना। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इतने बड़े भक्त थे कि इन्होंने बरहा अवतार को, इनके समय पे जो कॉइन्स चलते थे, इनके समय पे ये कॉइन है, उनके समय पे चलने वाले जो सिक्के हैं, उनके समय पे चलने वाली करेंसी है, तो उसमें भी इन्होंने क्या किया था? इनकी इस प्रतिमा को यहाँ पे लगवाया हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको आंसर याद रखना है। मिहिर भोज जो इस समय के रूलर थे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के, उन्हें क्या कहा जाता था? आदि बरहा का टाइटल दिया गया था। और ये किस भगवान के फॉलोवर थे, किस भगवान को मानते थे? तो भगवान विष्णु को मानते थे और उन्हीं का यह एक रूप है बरहा। याद रखेंगे बरहा किसे कहा जाता था, आदि बरहा किसे कहा जाता था? तो मिहिर भोज को आदि बरहा कहा जाता था।
आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, गुरु राजशेखर कौन थे, है ना। गुरु राजशेखर मिडाइवल इंडिया के समय की बात की जाए तो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और फेमस पोएट हुआ करते थे। सो आंसर आपको याद रखना है, गुरु राजशेखर एक फेमस संस्कृत कवि और नाटककार थे, जो स्पेशली गुर्जर प्रतिहार जो शासक हुआ करते थे उनके समय पे ये हुआ करते थे। यहाँ पे आपको ये तो याद रखना है कि गुर्जर प्रतिहार के जो शासक थे उनके समय पे ये हुआ करते थे संस्कृत कवि और नाटककार थे। बट इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको याद रखना है कि इनकी राइटिंग्स क्या क्या है, इनके द्वारा क्या क्या लिखा गया था। तो ये तीन तो सबसे पहले आपको याद रखना है, बाल रामायण, बाल महाभारत एंड काव्य मीमांसा। इनके द्वारा बाल रामायण लिखी गई थी, बाल महाभारत लिखी गई थी और साथ ही साथ काव्य मीमांसा को भी लिखा गया था। तीनों ऑप्शन भी दे देता है और पूछ लेता है कि इनमें से कौन था, विच ऑफ द फॉलोइंग दैट वाज नॉट रिटन बाय द गुरु राजशेखर, या पूछा जाता है कि इनमें से कौन एक गुरु राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आपको दोनों पॉइंट में से याद रखना होगा क्या रचना है इनकी, बाल रामायण, बाल महाभारत एंड काव्य मीमांसा। इसके अलावा इन्होंने कर्पूर मंजरी नामक एक बुक भी रिटन की थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। सो आई होप गुरु राजशेखर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पाल किंगडम के बारे में, ठीक है ना। डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है पाल किंगडम से। तो ऑब्वियसली जैसा हमने आपको पहले बताया था, पाल किंगडम की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना होगा, पाल किंगडम की स्थापना की थी गोपाल ने। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, बंगाल वाला क्षेत्र हुआ, नॉर्थ इंडिया वाला क्षेत्र हुआ, वहाँ पे किसका शासन था, हर्षवर्धन का शासन हुआ करता था, ठीक है ना। जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी, कन्नौज वाले क्षेत्र में भी और बंगाल वाले क्षेत्र में भी एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, वहाँ पे कोई भी पावरफुल रूलर नहीं था। तो ये माना जाता है कि बंगाल वाले क्षेत्र में, बंगाल वाले एरिया में बंगाल की जो जनता थी उन्होंने इन्हें लोकतांत्रिक तरीके से, जैसे आज हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन के माध्यम से क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, उसी तरह से डेमोक्रेटिक तरीके से या लोकतांत्रिक तरीके से बंगाल की जनता ने इन्हें क्या किया था, चुना हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कई बार मध्यकालीन भारत में कौन सा रूलर था जिन्हें लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ की जनता ने चुना था। तो याद रखेंगे, गोपाल जो कि पाल वंश का संस्थापक या पाल वंश का पहला रूलर माना जाता है, उसे वहाँ की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से चुना था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और गोपाल ने 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक क्या किया था, अपना रूल किया हुआ था। और ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया था इंडिया के कौन से पार्ट में इनका रूल हुआ करता था, तो इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट हुआ करता था उसमें इनका रूल था, ठीक है। और इसके बाद नया शासक कौन बना था या कौन गोपाल का सक्सेसर बना था, तो याद रखेंगे जो शासक गोपाल थे उनका सक्सेसर या नया शासक गोपाल के बाद कौन बना था, धर्मपाल बना था, ठीक है। धर्मपाल के बारे में भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं जो हमने शामिल किया है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, कि हमने डिस्कस किया धर्मपाल जो था वो गोपाल के बाद नया शासक बना था। एक यूनिवर्सिटी है बिहार में जो कह सकते हैं लोकेटेड है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार में बनवाई गई थी, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। सो याद रखेंगे धर्मपाल के द्वारा ही इस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। प्राचीन समय में फेमस यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो एक तो नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, और इसी तरह कौन सी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, एक और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि धर्मपाल के द्वारा बनवाई गई थी, वो भी हुआ करती थी। तो याद रखेंगे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था, तो धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, ठीक है। और धर्मपाल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इन्होंने त्रिपक्षीय जो युद्ध हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था, ये शामिल हुए थे। और अभी हमने डिस्कस किया गोपाल शासक थे, गोपाल के बाद धर्मपाल नए शासक बने जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया, और धर्मपाल के पश्चात कौन बनता है,
देवपाल, फिर से कौन आता है यहाँ पे नया शासक, देवपाल जो हैं वो नए शासक बनते हैं किसके, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। आई होप जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पाल डायनेस्टी से बनते थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। गोपाल के द्वारा स्थापना की गई, लोकतांत्रिक तरीके से उन्हें चुना गया, धर्मपाल नया शासक बना, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करी और उसके बाद देवपाल नया पाल शासक बनता है। इसी तरह एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमने शामिल किए हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी से। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी, लोकेशन हमने डिस्कस किया था, राष्ट्रकूट की आती थी डेक्कन रीजन में। आज का जो हमारा देख सकते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र या कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है, डेक्कन क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने करी थी, दंती दुर्गा ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसी तरह पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के किस शासक के द्वारा एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया गया था। तो आपको याद रखना है कृष्ण फर्स्ट जिन्हें बोला जाता है, उनके द्वारा एलोरा में क्या किया गया था, कैलाश मंदिर, शिव भगवान का मंदिर जिसे हम बोल सकते हैं, शंकर भगवान का मंदिर जिसे हम बोल सकते हैं, वो बनवाया गया था। एलोरा की मंदिर की बात हम यदि करें आज के समय में, तो एलोरा आपका जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आता है। याद रखेंगे महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आता है आपका क्या, एलोरा मंदिर। और यह जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर सूची है, उसमें भी इसे शामिल किया गया है। ठीक है ना, याद रखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये शामिल है। और ये 3 धर्म से संबंधित है। कौन कौन से 3 धर्म, तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और साथ ही साथ हिंदू धर्म। जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म से संबंधित है एलोरा, औरंगाबाद में आता है। ठीक है, याद रखेंगे कई सारी गुफाएं यहाँ पे है। इनमें माना जाता है कि लगभग 32 केव्स हैं, 32 गुफाएं हैं, जिनमें से जो केव्स नंबर 16 है, गुफा नंबर 16 है, वहाँ पे क्या है, कैलाश मंदिर है, जो कि किसके द्वारा बनवाया गया है, कृष्ण फर्स्ट के द्वारा, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट के द्वारा इसे बनवाया गया है। ये सारे पॉइंट आप एलोरा से संबंधित याद रखेंगे। एलोरा की तरह अजंता की भी फेमस केव्स हैं। ठीक है ना, अजंता की भी फेमस केव्स हैं। कहाँ पे आती है ये भी, सेम औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही आती है। दोनों के बारे में पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे। और अजंता की केव्स जो हैं वो बौद्ध रिलीजन से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये दोनों पॉइंट आपको एलोरा के बारे में भी याद रखने हैं, साथ ही साथ अजंता के बारे में भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे अजंता की केव्स में बौद्ध धर्म से रिलेटेड कहानियाँ मिलती हैं। याद रखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित कहानियाँ मिलती है कहाँ पे, अजंता की फेमस जो केव्स हैं उनमें। और उन कहानियों को क्या कहा जाता है, जातक कहानियाँ या जातक कथाएं कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। जातक कथा किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध जो संस्थापक थे उनके जीवन से रिलेटेड है जातक कथाएं, जो कि अजंता की गुफाओं में मिलती है, जो कि औरंगाबाद में हमें महाराष्ट्र स्टेट में देखने के लिए मिलती है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज के हम एक बड़े टॉपिक के बारे में, जो है महमूद गजनवी के बारे में, या जिसे क्या बोला जाता है, महमूद ऑफ गजनी भी बोला जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महमूद ऑफ गजनी ने भारत पर कितने बार हमला किया था, कितने बार अटैक किया था महमूद ऑफ गजनी ने इंडिया पर। तो याद रखेंगे सिंपल है, 17 टाइम या 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर अटैक किया था। इतने बार अटैक करने का क्या क्या ऑब्जेक्ट था, कब कब अटैक किया, क्या क्या इंपॉर्टेंट अटैक्स थे, यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि महमूद ऑफ गजनी ने भारत पर कितने बार हमला किया था। सो याद रखेंगे 17 टाइम 17 बार महमूद ऑफ गजनवी ने भारत पर हमला किया था। कब से कब तक किया था, तो 1008 ईस्वी से लेके 1025-26 ईस्वी के आसपास तक इसने क्या किया था, भारत पर हमला किया था। क्या ऑब्जेक्ट था इतने बार इसका यहाँ हमला करने का, ये यहाँ पे कोई अपना शासन इस्टेब्लिश नहीं करना चाहता था, यहाँ पे कोई अपना एम्पायर, साम्राज्य, डायनेस्टी इस्टेब्लिश नहीं करना चाहता था, बट इसका यहाँ पे उद्देश्य था कि उस समय के हमारे जितने भी टेम्पल हुआ करते थे इंडिया में,
वो बहुत ज़्यादा वेल्दी हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉपर्टी हुआ करती थी, पैसे वगैरह हुआ करते थे। ठीक है, तो इनको लूटना इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट था, याद रखेंगे, महमूद ऑफ गजनबी का। और इसी ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने में सबसे बड़ा हम एग्जाम्पल कह सकें तो हमारा जो सोमनाथ टेम्पल है गुजरात के वेस्टर्न पार्ट में जो आता है, ठीक है ना, इस पे इसने अटैक किया था 1025 ईस्वी में, याद रखेंगे 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था गुजरात में, जो कि सोमनाथ टेम्पल है, और यहाँ से बहुत सारी प्रॉपर्टी वेल्थ को इसने लूट कर ले गया था। याद रखेंगे, सोमनाथ टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है किसने लूटा था, तो महमूद ऑफ गजनी जो था उसने सोमनाथ टेम्पल को लूटा था। कब लूटा था? 1025 ईस्वी में लूटा था, और अपने साथ जितनी भी वेल्थ है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो सब लूट के ये अपने देश गजनी को लेके चला गया था। और इसके लिए इसने क्या किया था, लूटपाट में ऐसा तो है नहीं कि रातों रात आया, लूटा और चला गया। वहाँ की जो लोकल जनता थी, जब उसने इसे रोकने का ट्राई भी किया, या वहाँ पे जो मंदिर में जो कई सारे भक्त थे जो दर्शन वगैरह करने आए थे, उन सबको भी इसने मौत के घाट उतार दिया था। बड़ी संख्या में इसने वहाँ पे निर्मम हत्या करी थी, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसी के साथ फिरदौसी, अभी रचना आगे हम डिस्कस करेंगे। फिरदौसी एक फेमस पोएट था जो किसके दरबार में रहता था, तो इस महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। याद रखेंगे फिरदौसी के बारे में। फिरदौसी कौन था? एक फेमस पोएट था जो किसके दरबार में रहता था? महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। याद रखेंगे, सोमनाथ टेम्पल से रिलेटेड फैक्ट पूछे जाते हैं तो याद रखोगे आप लोग, महमूद गजनवी ने अटैक किया था और 1025 में लूट के ले गया था। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो जाती है ना, 5 साल के बाद। बट सोमनाथ टेम्पल से संबंधित पॉइंट समय समय पे आते हैं कि इसके बाद भी कई सारे ऐसे रूलर्स हुए थे जिन्होंने इस सोमनाथ टेम्पल को लूटा था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने लूटा हुआ था मिडाइवल इंडिया में, दिल्ली डायनेस्टी के समय, मुगल्स के समय औरंगजेब ने भी इसको लूटा हुआ था। तो याद रख सकते हैं, पहले तो गजनवी ने लूटा, अलाउद्दीन खिलजी ने भी लूटा और औरंगजेब ने भी लूटा, और इसके बाद कई सारे राजाओं के द्वारा इसका पुनर्निर्माण भी किया जाता था। क्योंकि ये सिर्फ लूटते नहीं थे, ये उसे पूरी तरह से विध्वंस कर देते थे, उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे, पूरी तरह से तोड़फोड़ कर देते थे उसकी। तो कई सारे जो नए रूलर्स थे उनके द्वारा बनवाया भी जाता था। और फाइनली बात की जाए आफ्टर द इंडिपेंडेंस, सो जो हमारे पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके द्वारा क्या किया गया था, इसका रिकंस्ट्रक्शन या पुनर्निर्माण करवाया गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। स्वतंत्रता के बाद किसने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। सो याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका रिकंस्ट्रक्शन या पुनर्निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। सो आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे महमूद ऑफ गजनी या महमूद गजनवी से, ठीक है ना। इसी तरह हमने जो बैटल्स डिस्कस किए थे उसमें हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी भी मिडाइवल इंडिया की शुरुआती इन्वेजनर में सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। तो मोहम्मद गौरी से संबंधित सारी डिटेल हमने जो बैटल्स वाली सीरीज डिस्कस किए हैं, इसके पहले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं। क्योंकि ये भी मिडाइवल इंडिया के जो इन्वेजनर्स थे, आक्रमणकारी थे, उन्हीं में से था। मोहम्मद गौरी ने महमूद गजनवी के बाद ही क्या किया था, भारत पे आक्रमण किया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके जो 2 बैटल्स इसने किया था 1191 और 1192 के पहले और दूसरे बैटल के बारे में, साथ ही 1194 में चंदावर के बैटल के बारे में सारे पॉइंट हमने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आप उन्हें समझ सकते हैं। बट उसके बाद की स्टोरी क्या होती है, मोहम्मद गौरी के अटैक करने के बाद क्या होता है, मोहम्मद गौरी अपने एक कमांडर को, जिसका नाम था क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को ये क्या करता है, इंडिया में छोड़ के चला जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक बाद में 1206 ईस्वी में दिल्ली डायनेस्टी के अंडर में गुलाम वंश की स्थापना करता है। दिल्ली डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, जिसमें ये शासक होता है किसका, गुलाम वंश का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही पॉइंट डिस्कस करेंगे दिल्ली डायनेस्टी के बारे में। बट मोहम्मद गौरी से संबंधित, बैटल से संबंधित सारी डिटेल्स आप बैटल वाली सीरीज में देख सकते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो पूछा जाता है, शाहनामा किसकी रचना है,
ठीक है ना। तो अभी हमने डिस्कस किया था गजनबी के कोर्ट में रहता था कौन, फिरदौसी, एक फेमस पोएट, उसकी रचना थी शाहनामा। याद रखेंगे शाहनामा किसकी रचना है, तो फिरदौसी की रचना है। इसी तरह अलबरूनी भी हुआ करता था उसी समय पर, है ना। तो अलबरूनी की भी रचना है कौन कौन सी, एक तो किताब ए हिंद और एक है तहकीक ए हिंद, ठीक है ना। किताबुल हिंद और तहकीक ए हिंद, ये भी पूछा जाता है। रचना के बारे में किसकी है, अलबरूनी की, याद रखेंगे। और इसी तरह पूछा जाता है गीत गोविंद किसकी रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये रचना है जयदेव की, ठीक है। पाल शासकों के समय पे हुआ करता था। जयदेव एक फेमस पोएट, एक फेमस कवि, तो ये इसकी रचना है क्या, गीत गोविंद। तो ये सारे पॉइंट आपको मिडाइवल इंडिया की शुरुआत में याद रखने होंगे, ठीक है। इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। कल की क्लास में हम दिल्ली डायनेस्टी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। यदि आपने वीडियो को अभी तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।